सुप्रभात बच्चों। माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे। इसी शुभकामना के साथ आज हम सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इस पाठ के पेज नंबर 3 अंत में जो हमने श्लोक से पढ़ना बंद किया था उसी श्लोक से आरंभ करते हैं। इससे पहले बगुला, वानर, सिंह और मयूर ये परस्पर, इससे ऊपर हाथी का भी चर्चा हुई थी, आपस में बातचीत हुई थी। तो अभी बगुला और मयूर ये दोनों आपस में राजा बनने के लिए एक दूसरे के साथ विवाद कर रहे हैं। आइए श्लोक से पढ़ना आरंभ करते हैं। इसे मयूर का डायलॉग है। वृक्षोपरितः, वृक्ष के ऊपर से ही साट्टहास पूर्वकम, ठहाका लगा करके हंसता है। विरम विरम आत्मशलाघायाः किम न जानासि। अरे भाई, अपनी प्रशंसा को बंद कर, क्या तू नहीं जानता है। अब यहाँ से श्लोक आरंभ होता है और इस श्लोक से पहले तक का हमने पिछले पीरियड में अध्ययन किया था। यहाँ से अब हम आरंभ करते हैं। यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। यदि न स्यात् नरपति नेता सम्यक, यदि नरपति यानी राजा अथवा नेता अच्छा नहीं होता, सम्यक नहीं होता, ततः प्रजा, तब प्रजा अकर्णधारा, अकर्णधारा जिसकी कोई धारा नहीं, जो दिशाहीन हो चुकी होती है। जलधौ मैंने समुद्र में, नौ इव, नौहु जमा इव नौरिव, नौका के समान, समुद्र में तैरती हुई नौका के समान जो दिशाहीन हो चुकी होती है, ऐसी समुद्र में विप्लवेते, विप्लवेती डूब जाती है। दिशाहीन नौका समुद्र में बिना अच्छे नेता के डूब जाती है। ऐसे ही बिना अच्छे चालक के डूब जाती है। उसी प्रकार से बिना अच्छे नेता के या अच्छे राजा के प्रजा भी नौका के समान डूब जाती है। दोबारा फिर ध्यान दीजिए श्लोक पे। यदि न स्यात् नरपति सम्यक, नेता, यहाँ पर नेता शब्द के दो अर्थ हैं। जब नौका के रूप में लेंगे तो चलाने वाला, यदि नौका को चलाने वाला अच्छा नहीं है तो वो नौका समुद्र में डूब जाती है। और यदि शासन, राज्य से संबंधित इस शब्द को लेते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है नेता। यदि नेता नरपति सम्यक न भवति, यदि राजा अथवा नेता ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो वह दिशाहीन, अकर्णधारा का अर्थ है दिशाहीन, जलधौ मैंने समुद्र में, दिशाहीन बहती हुई समुद्र में डूबने वाली नौका के समान प्रजा हो जाती है। आगे, को न जानाति तव ध्यान अवस्था। बगुले को मोर कोसता है, उल्हाना देता है, कहता है को न जानाति तब ध्यान अवस्था, तेरी ध्यान अवस्था को हे बगुले कौन नहीं जानता। यदि आपने कहीं बारिश होते हुए देखा हो घास फूस में, जो बगुला होता है सफ़ेद रंग का पक्षी होता है, ये बिल्कुल बारिश, तेज़ बारिश में भी इस बारिश में सारे पक्षी इधर उधर भाग जाते हैं। मतलब बारिश की चोट लगती है और वो कहीं पेड़ की शरण में आश्रय लेते हैं या किसी छत के नीचे, कहीं घोंसले में, जहाँ कहीं भी उनका रहने का स्थान होता है, वहाँ पर सभी पक्षी बारिश के समय आश्रय ले लेते हैं। परंतु बगुला उस समय भी भोजन की तलाश करते हुए बारिश में भी ऐसा मौन बन करके, क्योंकि बारिश में पानी तैरता है और पानी तैरते तैरते जीव जंतु उसके पास जैसे ही आते हैं तो वो बिल्कुल स्टैचू बना हुआ एकदम से चोंच से उनको खा लेता है। तो यहाँ पर इसलिए कहा है को न जानाति तब ध्यान अवस्थायाम,
अरे भाई, तेरी ध्यान अवस्था को कौन नहीं समझता, जिसमें एक ढोंग होता है। स्थित प्रज्ञैव व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसी। स्थित प्रज्ञैव, जैसे साधु समाधि में होता है, स्थित प्रज्ञ के समान, व्याजेन मैंने धोखे से, व्याज होता है छल कपट, छल कपट से, वराकान, ये दोनों शब्द नए पहली बार पढ़ रहे हो आप, इससे पहले संस्कृत में मुझे लगता है कि आपके नॉलेज में ये शब्द नहीं आए होंगे। व्याज का अर्थ है छल कपट और वराक का अर्थ है बेचारा। बेचारे मछलियों को, मीनान मैंने मछलियों को, व्याज मैंने धोखे से, छलेन मैंने छल से, अधिगृह्य मैंने पकड़ करके, क्रूरतया मैंने क्रूरता के साथ, भक्षा इसी मैंने खा लेते हो। धिक्त्वाम, तुझे तो धिक्कार है। तब कारणातु सर्वम पक्षीकुलम एवं अवमानितम जातम, अरे तेरे कारण तो सारा पक्षीकुल ही अपमानित हो गया है। तेरी वजह से सारा पक्षीकुल बेइज्जत फील करता है, अपने आप को अपमानित समझ रहा है। तो इसलिए तू तो राजा बनने के लायक ही नहीं है। पेज संख्या 4, पेज नंबर 4। वानरः सर्वम सर्व सगर्वम, पूरे घमंड के साथ, अभिमान के साथ, अतएव कथयामि, इसलिए तो मैं कहता हूँ, यत अहमेव योग्य वनराजपदाय, इसलिए मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यः जीवाः, जल्दी ही, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक करने के लिए सारे वन्य जीव, वन के सारे जीव जंतु तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। मैं सबसे बढ़िया हूँ, आई एम सुपर। बंदर की बात मयूर को अच्छी नहीं लगती है। मोर उछलता है बीच में, आधमकता है और अपना डायलॉग बोलता है। एक बच्चों नाटक चल रहा है। नाटक में जैसे स्टेज पर नाटक होता है, वो नाटक बारी बारी से पशु पक्षी जीव जंतु स्टेज पर हैं और वो राजा बनने के लिए एक दूसरे के प्रति अपने आप की बात, अपनी बात का समर्थन ज़्यादा पुरजोर करते हैं, दूसरे की बात को काटने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से आपस में उनका विवाद चल रहा है। और यही विवाद कितना बढ़ता है, आइए वो तो पाठ के साथ साथ पता चलता रहेगा। अब मयूर का डायलॉग आता है, तो मयूर क्या कहता है? मोर, अरे वानर, हे बंदर, तुष्णीम भव, चुप चुप हो जा। कथम त्वम योग्य वनराजपदाय, तू वनराज बनने के योग्य है कैसे? तू वन राजा बनने के योग्य नहीं है, तो इस कुर्सी के योग्य नहीं है। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा अहमेव पक्षिराजः कृतः। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सिर पर, राजमुकुट के समान जो शिखा मैंने कलंगी, जो मुकुट स्थापित किया गया है, विधात्रा मैंने विधाता के द्वारा, अहमेव पक्षिराजः, मैं ही पक्षीराज हूँ, मुझे ही पक्षीराज किया गया है, मुझे ही पक्षियों का राजा, मुझे ही जीव जंतुओं का राजा बनाया गया है। शिरसि मैंने सिर से, ये सप्तमी एक वचन है। सिर मुकुटम, राजमुकुटम एव, राजमुकुट के समान शिखा को जो चोटी सी जो बनाई है मोर के ऊपर, अगर आप मोर को देखते हो ध्यान से तो मोर के सिर के ऊपर ठीक एक कलंगी होती है। तो ब्रह्मा ने, विधात्रा मैंने तृतीय विभक्ति एक वचन है विधात्री शब्द का, तो विधात्री शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन विधात्रा, ब्रह्मा के द्वारा, और ये इसका विशेषण है स्थापयता, ब्रह्मा का, विधात्री का, तो ये दोनों तृतीय विभक्ति एक वचन में है। ब्रह्मा के द्वारा ये राजमुकुट के समान शिखा को बनाया गया है, और ये बनाते हुए मुझे ही पक्षीराज किया गया है, मुझे ही पक्षियों का राजा घोषित किया गया, बनाया गया है। अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना, इसलिए वन में निवास करते हुए मुझको वनराज के रूप में देखने के लिए सज्जाः भवन्तु, तैयार हो जाओ, अधुना मैंने अब तुम सब मुझको वन में निवास करते हुए वन का राजा देखने के लिए रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। यतः कथम कोऽप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः, क्योंकि कोई अन्य है जो ब्रह्मा के निर्णय को
मोड़ करने में यानी उसको रोकने में या उसको टालने में समर्थ हो, क्षमा मैंने समर्थ हो। अन्य कोई है जो ब्रह्मा के निर्णय को अन्यथा कर सके, अलग कर सके? अर्थात कोई ब्रह्मा के विधाता की जो उन्होंने निश्चित कर रखा है उसके कार्य को कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। का कह स व्यंगम, व्यंग्यपूर्वक अरे अहिभुक् नृत्यात् अतिरिक्तम का तव विशेषता। नृत्यात् अतिरिक्तम, अतिरिक्त, अलावा, नृत्य के, अरे पहले शब्द है अहिभुक्। अहिभुक् हरियाणवी में माताएं जब ज़्यादा गुस्सा हो जाया करती थी। अब आजकल की माताएं, प्रणाम है सभी माताओं को मेरा, आजकल की माताएं कैसे बच्चों को डांटती है पता नहीं, परंतु जो हमारा बचपन होता था तो माताएं गुस्सा करके तो इस तरह की भाषाएं बोलती थी। वो थोड़ा सा उचित तो नहीं है, फिर भी इस शब्द को बताने के लिए और थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए ये शब्द आपको ज़्यादा देर तक याद कर रहे, आपकी मेमोरी में फीड रहे, इसलिए इस शब्द को मैं बता रहा हूँ। तो हरियाणा के संदर्भ में जब माताएं गुस्सा होती थी बच्चों पे तो उनके कुछ कोड वर्ड होते थे, मर जाना, नास पिटा, इस तरह के। तो ऐसे ही जो ज़्यादा ही मांसाहारी होते थे तो उसको कहते थे, माताएं तो नहीं कहती थी ये शब्द, तो हरियाणी में जो लैंग्वेज है उसमें कहा जाता था मर जाना, नास पिटा, भाई रोया, सांप खाना, मांस खाना, सांप खाना। तो अही का अर्थ है बच्चों। अब यहाँ पे आ जाओ, अब सभ्य भाषा में आइए, अपनी खड़ी बोली से हट करके। अही का अर्थ है सांप, सर्प, और भूख का अर्थ है खाना, अर्थात जो सांप को भी खा जाए उसको कहते हैं अहिभुक्। अहि मैंने सर्प, भुक् मैंने भक्षण करने वाला। ये समास भी है, अहिम भुंचते इति अहिभुक्, जो अहि का भोग कर ले उसको अहिभुक् कहते हैं। जैसे हरियाणा में बोलते हैं ना मर जाना, ऐसे ही जो सांप को खाने वाला उसको कहेंगे सांप खाने, जो सांप को खा जाता है वो सांप खाना, अहिभुक्। तो अरे अहिभुक्, अरे सांप खाने, अरे सांप खाने वाले। नृत्यात् अतिरिक्तम का तव विशेषता, डांस करने के अलावा, भंगड़ा करने के अलावा तेरी विशेषता ही क्या है, तेरी और खासियत ही क्या है। नृत्यात् अतिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य से अतिरिक्त तेरी और विशेषता और स्पेशलिटी है ही क्या। त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यमहे, हम सब तुझको वनराज के योग्य मान ले, तेरे में ऐसा क्या खास है। एक भंगड़ा ही तो पाना आता है तुझे, जहाँ भी जी किया तो भंगड़ा पा दिया, और क्या है तेरे पल्ले। तो कहने का अर्थ इस तरह से उसकी बात को काटा जा रहा है। मयूर को गुस्सा आता है, मयूर क्या कहता है, यतः मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना। अरे भाई मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है, मेरी जो नृत्य भंग मुद्राएं हैं वो तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, देखो देखो मेरे पंखों का, पिच्छाना मेरे पंखों का अद्भुत सौंदर्य। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, फिर वो अपनी पंखों को खोल लेता है, पिच्छान उद्घाट्य, अपने पंखों को फैला करके नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, और अपने डांस करने वाली सिचुएशन में आ जाता है, नृत्य करने की मुद्रा में स्थित हो जाता है। न कोपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः, भाई तीनों लोकों में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। और ये बात तो मोर वास्तव में तो सही कह रहा है, पक्षियों में सबसे ज़्यादा सुंदर पक्षियों में इसलिए तो भारत देश में पक्षी मोर को राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया है, क्योंकि वो सबसे सुंदर है। तो इसलिए मोर कहता है न कोपि त्रैलोक्ये,
कोई भी तीनों लोकों में मत सदृश मेरे समान सुंदर नास्ते, मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तो अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिः करिष्यामि। अब जिसके पास ताकत होती है वो ताकत से अपने शत्रु को हराता है, जिसके पास छल होता है वो छल से अपने शत्रुओं को हराता है, जिसके पास नीति होती है, कूटनीति होती है, वो अपने अपने तरीके से अपने शत्रुओं को हराता है। चीन के पास वायरस था तो उसने वायरस फैला करके अपने दुनिया को नीचा दिखाने की कोशिश की, दुनिया से ऊपर बढ़ने की कोशिश की है। तो कोई घटिया तरीके से ऊपर बढ़ना चाहता है, कोई श्रेष्ठ तरीके से ऊपर बढ़ना चाहता है। तो मोर भी इसी संदर्भ में कहता है, भाई वन्य जंतु नाम ऊपरी, जो वन्य जीव जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, आक्रमण करने वालों को, सेकंड विभक्ति एक वचन है, कर्तारम कर्तरी शब्द का द्वितीय एक वचन पुल्लिंग, आक्रमण करने वाले को अहम मैंने मैं स्वसौंदर्येण अपने सुंदरता से, नृत्येन और अपने डांस से, अपने मधुर नृत्य से, अपने सुंदर नृत्य से आकर्षित करके वनात् बहिः करिष्यामि, मैं जंगल से बाहर ले जाऊंगा उनको, इसलिए मैं आपकी रक्षा भी करने में समर्थ हूँ। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही राजा बनने के योग्य हूँ। एतस्मिन् काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ, इसी बीच इसी समय ही बाघ और चीता ये दोनों जंतु नदी का पानी पीने के लिए आ जाते हैं और विवादम शृणोतः वदतः च, और विवाद को सुनते हैं और फिर आपस में बातचीत करते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता दोनों कहते हैं, अरे किम वन राजपदाय सुपात्रम चीयते, अच्छा क्या वन राजा बनने के लिए अच्छे पात्र का चयन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, वोट डल रहे हैं। ये तदर्थम तु आवामेव योग्यौ, इस अर्थ में तो हम दोनों ही योग्य हैं, इस उद्देश्य से तो हम दोनों ही सबसे बेटर हैं, योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्पत्त्या सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से हम जिस किस का भी दोनों में से चयन कर लो, या तो मुझको चुन लो या चीता को चुन लो। सिंह तूषणीम भव भो, अरे भाई चुप हो जा, युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हैं, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवाः, ये वन्य जीव भक्षकम रक्षपदम योग्यम न मन्यन्ते, भक्षक को रक्षक पद के योग्य यानी राजा पद के योग्य या रक्षा करने के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए अभी मीटिंग चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है, चिंतन चल रहा है। बकः बगुला सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, शेर महोदय के द्वारा ये बात तो सही कही है। सम्यक उक्तम वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में शेर के द्वारा बहुत लंबे समय तक राज्य किया गया है। परम अधुना तो कोपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम, लेकिन अब तो कोई पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चय हो रहा है। अतः तो संसिति लेशस्य भी अवकाशः एव नास्ति, इसलिए इसमें कोई संदेह हो ऐसी किसी भी तरह की संभावना का कोई अवकाश नहीं है। भाई यहाँ कुछ और हो जाए, पक्षी को छोड़ करके कोई दूसरा राजा बने, इस प्रकार की शंका का कोई अवकाश नहीं है, कोई संदेह का कोई जगह बची नहीं है, इसलिए पक्षी ही बनाया जाएगा। सर्वे पक्षिणः, सारे पक्षी, उच्चई मैंने जोर से, आम आम, हाँ भाई हाँ भाई हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा इति। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यम कमपि पक्षिणम अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति, लेकिन
कोई भी पक्षी अपने आप को के अतिरिक्त, अपने आप के बिना किसी और दूसरे पक्षी को राजा बनने के योग्य नहीं सोचते। तर्हि कथम निर्णयः भवेत्, तो डिसीजन कैसे हो, निर्णय कैसे हो। तदा तई सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य विचारितम। तब उन्होंने सॉरी उन सब के द्वारा, तदा तई सर्वैः, तो उन सब के द्वारा गहन निद्रा में, गहरी निद्रा में निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चिंत होकर सोए हुए उल्लू को देख करके विचार किया। यद एष, पेज नंबर 5, यद एष, कि यह उल्लू आत्मश्लाघाहीनः, ये अपनी प्रशंसा से हीन है, सारे अपनी अपनी प्रशंसा में जुटे हुए हैं, लेकिन ये चुपचाप बैठा हुआ है डाल पे, आंखें बंद कर रखी हैं, समाधि में है और निश्चित होकर के गहरी निद्रा में है। तो ये पद निर्लिप्त है, इसको कोई पद का लोभ नहीं है। उल्लूकः एव अस्माकं राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा हो जाए, उल्लू हमारा राजा बन जाए, यानी राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति, सभी आपस में आदेश करते हैं। तदा अनियंताम द्रेपाभिषेक संबंधिनः संभाराः इति, तो राज्य के अभिषेक से संबंधित जो सामग्री है, पूजा की थाली है, संभारा मैंने सामग्री, पूजा की थाली, तद आनियंताम मैंने उसको ले आइए। सर्वे पक्षिणः, सारे पक्षी सज्जायै गंतुम इच्छन्ति, सज्जा तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं। तर्हि अनायास एव, तो अचानक ही बीच में, तो यहाँ तक कौवा आ जाता है। और पेज नंबर 5 से हम अगले पीरियड से, ये एक बेटा ड्रामा है, ये एक दिन में पाठ खत्म होने वाला नहीं है, इसमें ये बहुत लंबा पाठ है, तो इसलिए निश्चिंत होकर के इसको एक, जैसे इंग्लिश में गोदाम है मुंशी प्रेमचंद जी का, हिंदी में सेवा सदन है, गोदान है, ये बहुत लंबे लंबे उपन्यास हैं। तो ये पाठ भी एक नाटक है, प्ले है, जो एक पीरियड तक सीमित नहीं है। कभी आप ये सोचो कि एक पीरियड में हो जाएगा, इसको हो सकता है 5-6 पीरियड लग जाए। तो जब तक ये पाठ चलता है आप नित्य प्रति उसका अभ्यास करें, उनके शब्दों को देखें, शब्दार्थ को देखें, और इसमें गद्य भाग पर चर्चा करें, पद्य श्लोक आता है तो श्लोक को देखें, और ये नाट्य भी है, तो इसमें तीनों आ सकते हैं, गद्य भी, पद्य भी, नाट्य भी। पिछले पीरियड में भी मैंने यही बात की थी। तो हम यहाँ तक आज इतना ही अध्ययन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं। मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले पीरियड में। धन्यवाद।